बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जैसे कि सियासी हालात आपके सब सामने हैं, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई थी। कानून और आइन के मुताबिक अगर देखा जाए, आर्टिकल 54(3) के तहत स्पीकर पाबंद थे कि 14 रोज़ के अंदर यानी आज 21 तारीख को उन्हें नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका। स्पीकर साहब की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जिसमें ये वजाहत दी गई है कि क्यों हालात नहीं है और जगह क्योंकि नहीं है, लिहाजा अब ये इजलास 25 को होगा। फवाद चौधरी साहब ने आज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो बात कर रहे थे, दिलचस्प बात की कि अगर 21 के बजाय 25 को हो गया तो अपोजिशन को क्या तकलीफ है, 3 दिन में ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाता है। ये अपोजिशन से जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि वाकई क्या फर्क पड़ता है 3 दिन से, और हुकूमत ने अगर ये किया है तो इसके पीछे क्या वजह है। हुकूमत कहती है कि ऐसी वजूहात हैं जो कि हम बता सकते हैं और सबको मालूम भी है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मामला थे। एक तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया गया है आर्टिकल 63(a) की तशरीह के हवाले से। जो सवालात उठाए गए हैं वो बड़े सादा हैं, सामने हैं, और फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले आपने मोन्टाज देखा, उनके बारे में बात भी की। सवाल यही है और इसी के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी हतमी राय देगा। जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है, 24 से समाअत शुरू होगी। एक हौसला अफजा बात यह थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज यह फरमाया गया कि किसी तरह की जो पार्लिमानी कार्रवाई है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो अफेक्ट नहीं होगी इस रेफरेंस के जब समाअत हो रही। क्योंकि उस वक्त दिलचस्प बात यह भी है कि एक पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जमा कराई गई और जिसमें यह कहा गया कि मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है, अपोजिशन हुकूमत दोनों ही जलसे करने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद एक कानूनी प्रोसेस है, एक आइनी प्रोसेस है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी जब बढ़ गई है तो रोका जाए हुकूमत अपोजिशन को कि वो इस तलखी को कम कर दें। दिलचस्प बात यह है, जहाँ एक अच्छी बात यह हुई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि वोट कास्ट करना किसी भी मेंबर का उसका हक है, लेकिन साथ ही साथ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से ऐसे रिमार्क्स भी आए जो शायद अपोजिशन को इस सोच में मुब्तला कर दें कि कानूनी और आइनी इस जंग में, जो कि अब ज़ाहिरी बात है एक ऐसा मामला है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस मामले में क्या अपोजिशन की हतमी जीत होगी या हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत इससे बेनिफिट करती हुई नजर आ रही है। याद रहे कि आज जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो ऐसे थे जिनके ऊपर अपोजिशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जब जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फरमाया और रिपोर्ट हुआ कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन की इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तमाई हक तस्वुर किया जाता है। एक इनफरादी वोट को सियासी जमात की बजाय कैसे गिना जा सकता है। ये ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि अपोजिशन को इस सोच में मुब्तला कर सकते हैं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस सदारती रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है कोई ऐसा फैसला आ गया तो ये जो बना बनाया खेल है तहरीक अदम एतमाद का, शायद इसमें कुछ खटाई पड़ जाए और अपोजिशन को वो मतलूबा नताइज हासिल ना हो जो कि अपोजिशन हासिल करना जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर ये सारी मामलात तय पा रहे हैं या ये मामलात आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब ये बात पार्लियामान के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसका फेट किसी न किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट के पास भी चला गया है। साथ ही साथ जो सियासत है उसके अंदर तलखी अरूज पे ऊपर है। जनाब इमरान खान साहब अपनी तकारीर के अंदर क्या फरमाते रहे हैं आप सबके सामने है, लेकिन जब बात न्यूट्रल की हो और न्यूट्रल के हवाले से जनाब इमरान खान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बातें कही हैं उससे यकीनी तौर पर बहुत से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब आज अपने मुकदमे की बाद हाई कोर्ट के बाहर तशरीफ रखती थी और खड़ी थी, जब मीडिया से बात करी थी तो उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? तो आप ये जो आवाजें दे रहे हैं ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर।
गेम वाकई ओवर हुई है या नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात भी हैं वो भी कुछ फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के कौमी इदारे कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसके पीछे खड़े हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी हैं। ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगे इंशाअल्लाह ताला। और कभी भी देखिए, कभी चोर और सिपाही भी मिलके चल सकते हैं। ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक? कोई सिपाही जो है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, ये इनकी ख्वाहिश है। सिपाही चोर के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अब चोर यहाँ कौन है और किसको रेफर किया जा रहा है ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। और जाहिर बात है हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा साफ शफाफ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एक दिलचस्प अमर और भी है, लेकिन उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर भी हैं, लिहाजा कानूनी मामले को भी समझते हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहबा मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने भी हमसे कमिट किया है कि वो कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अली ज़फ़र साहब क्योंकि वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, कानूनी मामलात को भी समझते हैं। अली ज़फ़र साहब का जो मौक़िफ़ है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे, ज़रा उनसे भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राना साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, कानून को समझते हैं। मामला तो चले, अब खैर चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो मौजूद जज साहबान वहाँ फरमा रहे हैं जो फैसला होगा, कुछ मामला आपके हक में जाता हुआ लगता नहीं है कि शायद ये ऐसा हो जैसा ऑपोजिशन चाह रही थी, क्योंकि हुकूमत ने तो एक सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया और जो सवालात पूछे गए हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी को भी सोच में मुब्तला कर दें कि कैसे इजाज़त दी जा सकती है ज़मीर फरोशी की, लोटाक्रेसी की, ईमान तब्दील करने की, लोगों को पैसे देकर लॉयल्टीज देने की। देखिए, जहाँ तक इस आर्टिकल 63A की तशरीह का उसका सवाल उठता है, उसकी इंटरप्रिटेशन का, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो ओपिनियंस हैं, जो राय हैं, वो सामने आ रही हैं। जो हमारा जो अपोजिशन की जमातों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो 63A है ये इफ़ेक्टिव जब डीसीटिव तब होती है जब वोट का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि डी सीटिंग से पहले स्पीकर अगर ये एप्रीहेंड कर ले या पार्टी का लीडर जो है ये एप्रीहेंड कर ले और वो कह दे तो उनका वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और वो वोट जो है वो डाल नहीं सकेंगे। अब ये जो डिबेट है सारी ये इन दो चीज़ों के गिर्द घूम रही है। फिर आगे एक कॉमनर अप्रोच है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 63A के प्रोसेस को जो डिफ़ाइन कर चुका है डिस्क्वालिफिकेशन को कि वो किस तरह से होगा, नोटिस होगा, उसके ऊपर रिप्लाई दिया जाएगा मुतल्लिका मेंबर से। जी वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस प्रोसेस को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी बड़ा एक क्रूशल रोल है। उन्होंने एक पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है कि पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद उसका जवाब होगा, जवाब अगर ना हुआ कन्विंसिंग तो फिर ये पार्टी चेयरमैन के पास जो राइट होगा कि वो डिक्लेरेशन दे दे और वो डिक्लेरेशन स्पीकर के पास जाएगी। वो तो ले डाउन भी किया भेज देगा। रानी साहब एक बात देखिए, आपकी जमात के अंदर यही सवाल जारी बात है, पर मैं नफीसा साहब से भी पूछूंगा। आज हर कोई यही कह रहा है, आपके क्लिप्स मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, जहां पर मुतअद्दिद जगहों पर वो ये फरमा रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा सो मत सो कि जी लोटों की जगह तो गुसलखानों के अंदर होती है, वॉशरूम्स के अंदर होती है, किसी सियासी जमात के अंदर तो उनकी जगह ही नहीं होती है। आप लोगों को मेरे ख्याल में सदी दर सदी या डेकेड जो लोग अपनी सियासी लॉयल्टीज चेंज करते रहे हैं, आज आप दोनों हाथों से तमाम बड़ी जमातें उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो कैसे आप खुद को एब्जॉल्व कर सकते हैं ऐसी पोजीशन से, या खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं जो आगे आप खुद लेते रहे हैं? अगर किसी और के हक में लोटाक्रेसी हो या कोई वफादारी तब्दील करे तो वो ठीक है, वो गलत है। आपके हक में हो तो वो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, किसी और के हक में आप कहते हैं नहीं जी बड़ा खराब है, बड़ा गलत हो गया, सियासी वफादारियां तब्दील कर ली, धौंस धांधली से तब्दील करवा ली। मुनीफ, मैं आपको एक सियासी जवाब दूंगा इसके ऊपर। देखिए, पहले दिन से हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस जो इलेक्शन का हुआ, जिस तरीके से लोगों को सीटें जितवाई गई, लोगों को हराया गया, जिस तरीके से ये पार्लियामेंट वजूद में आई, फिर जिस तरीके से इस पार्लियामेंट ने काम किया, जिस तरीके से इस पार्लियामेंट से कानून साजी की गई, कई लोगों ने तो इस पार्लियामेंट को जाली भी कहा,
हम में से कई लोगों की राय ये थी कि सिस्टम को चलने दिया जाए, जमहूरियत को डिरेल ना होने दिया जाए। तो अगर हम ये कहना कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान का आइन है, वो इस वक्त पाकिस्तान के ये जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ 2018 में, उससे लेके 2022 तक अपनी पूरी स्पिरिट के साथ ही जो है लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसके बीच में हम बिल्कुल अगर रसूलों की बातें करेंगे तो जायज़ होगा, अगर रसूलों से हटेंगे तो पंजाब की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि पंजाब में जब हमारे अराकीन को इन्होंने लॉयल्टीज़ चेंज करने के लिए बुज़दार साहब ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया, उन्होंने बयानात भी दिए लीडरशिप के खिलाफ। तो उस वक़्त क्या असूल था, उस वक़्त क्या सियासत के कवायद ज़वाबत थे, उस वक़्त क्या डिफेक्शन के बारे में बातचीत हो रही थी। जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो पार्लियामेंट बाय द रूल्स के साथ तो फिर कोई नहीं खेल रहा, फिर इट्स पावर पॉलिटिक्स। आप भी मान जाए, वो भी मान जाए, देखिए आप लोग पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखें, तो अगर आप हकीकत समझें तो इस वक्त तो जो सूरत-ए-हाल चल रही है उसके बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो एक पावर पॉलिटिक्स है, ठीक। और उसके बीच में इस सूरत-ए-हाल में अगर ये मैं कहूँ कि 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ इन लेटर एंड स्पिरिट आ रहा है कि जहाँ पे 14 दिन के बीच में इजलास बुलाना होता है, वो इजलास जो है 14 दिन से आगे कर दिया जाता है। इजलास तो असेंबली के लॉन में बुलाया जा सकता है, इजलास तो बैंक्वेट हॉल नेशनल पार्लियामेंट लॉजेस में बुलाया जा सकता है, इजलास तो कहीं पे बुलाया जा सकता है। तो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है दूसरी साइड जो जिनके साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, ये तो बिलो द बेल्ट ही हर चीज में गए। ठीक है, आप पहले दिन से देख लें, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती से लेकर आज तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन इस हुकूमत ने की। बिल्कुल ठीक है, बट मसद एहतराम राना साहब लेक्चर दें सर, तो मुनासिब नहीं है। बट मसद एहतराम, अगर वो दूध के धुले नहीं है तो मसद एहतराम आप भी नहीं है। आप भी अपनी सियासी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, वो भी अपनी सियासी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। अगर वो वायलेशन कर रहे हैं तो आप भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपकी एक स्टेटेड पोजीशन रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो 2018 के अंदर हो रहा था वो भी गलत था, और वो ये कह रहे थे कि ये लोटाक्रेसी हो रही है, इसके खिलाफ अगर कोई जमातें पोजीशन लेती हैं तो हम उनके साथ हैं। आज आप एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं, इनफैक्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं उस सारा कुछ को, अंडू कर रहे हैं अपनी सियासी प्रिंसिपल्स को। बट हैंग ऑन टू दिस, मैं जरा नफीसा शाह साहब, ये फिर तासुर तो अपनी जगह मौजूद है कि कोई भी कानून के तहत या सियासी या रिवायती या मॉरल प्रिंसिपल्स के तहत तो कोई भी नहीं कर रहा, पावर पॉलिटिक्स है। आज हुकूमत ये कह रही है कि आप किस मुंह से लोगों की लॉयल्टीज तब्दील करवा रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप किस मुंह से लोगों की लॉयल्टी तब्दील करवाई थी आपने। तो फिर नोबडी इज प्लेइंग बाय द रूल्स, आप भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये पावर पॉलिटिक्स है। आपने हुकूमत को गिराना है, इमरान खान साहब को निकालना है, कम वॉट में। देखिए, एक शख्स अगर टीवी स्क्रीन पर, जिसको 22 करोड़ अवाम थ्योरेटिकली देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, उनके वोटर देख रहे हैं, वो ये कह रहा है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करूंगा, तो वो लोटा कैसे बन गया? क्या ज़मीर का वोट जो है एक आम पाकिस्तानी वोटर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, एक आम वोटर जो है, जो मैंने इतने सारे वोट लिए, तो वो तो ज़मीर के सारे वोट थे क्योंकि खिड़की के उस तरफ थे। मैंने नहीं देखा कि मुझे किसने ठप्पे तीर पे लगाया, किसने शेर पे लगाया, वो उसके ज़मीर का फैसला था। तो एक बात तो ये कि अगर एक शख्स ज़मीर का वोट की बात करता है तो वो लोटा कैसे बन गया, नंबर 1। ठीक है। सेकंड जो है कि आपका जो आप इन सब से चीज़ें जो नैरेटिव और रेटोरिक है उससे हटकर आप सिर्फ लॉजिक ऑफ द लॉ देखें कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरन है। अगर पार्लियामेंट की कलेक्टिव विजडम को इख्तियार है कि लीडर ऑफ द हाउस भी चुने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी चुने, तो उसका यह भी अख्तियार है कि लीडर ऑफ द हाउस को भी वही हटाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी वही हटाए, स्पीकर को भी वही हटाए। अब अगर आप खाने ड्रॉ करें कि वो शख्स जिसने पीटीआई या फलां पार्टी के वोट लेकर, वो हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के अपने लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ वोट करे, तो फिर आर्टिकल 95 विच अलाउज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल, फिर तो आपका प्राइम मिनिस्टर तो डिक्टेटर बन जाएगा। नहीं, but, तो ये आप लॉजिक ऑफ द लॉ देखें, लॉजिक ऑफ द लॉ, लेकिन उसी लॉजिक के साथ 63A भी तो मौजूद है ना, 63A भी तो मौजूद है इसीलिए लॉजिक ऑफ द लॉ पे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 63A में देखिए, इन्होंने जो रेफरेंस की है वो इतनी बेवकूफाना है कि आपके एक कानून में कोई चीज लिखी ही नहीं है,
आप उसकी इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं। क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज मेरा राइट है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मैं फ्लोर क्रॉस करती हूं तो फिर उसके बाद पार्टी का विप फैसला करेगा, वो इधर लिखेगा, उसके बाद मैं डी-सीट होंगी जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टेन्योर, फिर मैं वापस अपने वोटर के पास जाऊंगी। ठीक है, वो फैसला करेगा कि मैं अहल हूं या वो तो देखिए वो तो प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है ना, लेकिन इशू ये है जब आप कह रही हैं कि कोई अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के लोटा कैसे हो गया, तो मेरा सवाल आपसे ये है, हुकूमत भी ये कहती है कि लोटा आप इसलिए हो गए, कोई भी यानी कि शख्स अगर मुनरिफ हो रहा है कि वो पीटीआई के टिकट के ऊपर एमएनए बना, इमरान खान के टिकट के ऊपर वो एमएनए बना, वोट लिए, सब कुछ लिए, और वन फाइन डे वो ये कहते हैं कि लालच, पैसा, कोई कैश एंड काइंड कुछ मिल गया, कोई एश्योरेंस मिल गई, उन्होंने लॉयल्टी तब्दील कर ली, लेकिन वोट इमरान खान का है, लिहाजा वो लोटा इसलिए हो गया। और अगर ज़मीर की बात आप करते हैं तो तरीके अदम एतमाद जब स्पीकर जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नाकाम हुई, बंदे कितने खड़े हुए और निकले कितने, उस वक्त भी उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा कि देखिए लोगों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी है, लेकिन आप लोगों ने कहा ये बिक गए हैं, ये धौस में आ गए हैं, इन्होंने सियासी फ़ायदा ले लिया है, आप लोगों ने भी उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। बाय दैट लॉजिक वो आज आपसे वो भी यही बात कर रहे हैं। देखें, पहले जब इनसे आप बात करें तो वो कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर उन्होंने वोट डाला है, तो आपका एक एक मेंबर जिन की मैंने बात सुनी है जी, वो दलील दे रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो जिन इस उसूलों पर हमने इनको ज्वाइन किया, उन असूलों से ये खुद उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो पर नहीं रहे, तो इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। ये उसका आईन में उसका वो पावर है कि वो अपनी विल एक्सरसाइज कर सकता है, और अगर ये ना कर सकता हो, जैसे मैंने कहा, तो फिर आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप लिख लें कि बस उसका ये खाना है, प्राइम मिनिस्टर खोना है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। दूसरा, मैं कंडेम करूंगी इधर इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, अच्छा, जो ये मॉब जस्टिस प्रमोट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं खान साहब खड़े होकर लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अहम बात है कि वो जाके एमएनएज और एमपीएज जो है उनसे जाकर लड़े, उनको अटैक करें, उनके ऊपर वायलेंस करें। मैं आपके तवज्जुद से वोटर को कह रही हूं कि वोटर जो है अपना राइट सिर्फ उस वक्त जो है एक्सरसाइज कर सकता है जब उसको वोट का इख्तियार हो। ये मॉब वायलेंस जो है ये वोटर का काम नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमली कंडेमनेबल, और ये गलत बात है। जिस रवायत पर ये मुसीबतें जो हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर मजीद बात कर लेते हैं। मैं रानी साहब आपके पास आऊंगा। अभी ये बात जो मॉब जस्टिस की हो रही थी, अब जाहिर बात है आपको ऑपोजिशन को कहा गया है कि वो कोई शायद गालिबन या F9 पार्क होगा या F9 के अंदर किसी और जगह होगा, हुकूमत किसी और जगह परेड ग्राउंड में करेगी जलसा। कम से कम इस हवाले से तो मेरे ख्याल में आपको डिसएग्रीमेंट नहीं है, और अदालत ने भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कोई हालात ऐसे नहीं बनने चाहिए और ना ही किसी एमएनए को तकलीफ होनी चाहिए वोट डालने के हद तक। तो कम से कम इतना तो क्लैरिटी अब आ गई है कि ये जलसे अलग-अलग जगहों पर होंगे। देखिए, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सूरत हाल को सामने रखते हुए, जब तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं, हुकूमती वुज़रा जो हैं, जब वो ये बयानात दे रहे थे कि हम 10 लाख लोगों के बीच में से लोग गुजर के जाएंगे वोट देने के लिए, तो ये इम्प्रेशन दे दिया गया था कि लोगों की जान और माल को ख़तरा, अराकीन की जान और माल को ख़तरा भी डाला जाएगा, क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस वाला जो वाक़या हो चुका था, उसकी रोशनी में जिस तरह एमएनएज़ को उठाया गया वहाँ से, और जो हालात पैदा हो रहे थे, उसके बीच में एक अच्छा कदम है। और हम समझते हैं कि ये सारी लापरवाही जो थी, जिसका जवाबन फिर ऑपोजिशन की तरफ से भी, हमारी तो 23 मार्च की कॉल पहले भी थी, लेकिन हमने OIC की वजह से हमने उसको भी पोस्टपोन किया और उसको हम आगे 24-25 पे लेकर गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आगे से जवाब और जो जलसे का हमारी तरफ से जो एक सामने आया मौक़िफ़, वो तो एक बेसिकली रिएक्शन ही था इनके वुज़रा की तरफ से। ठीक है, और उस रिएक्शन के ऊपर अच्छी बात है आज सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात होगी, कम से कम वो हॉस्टिलिटी नहीं होगी, इस तरह की चीज नहीं होगी। एक ब्रेक शामिल कर हमने ज्वाइन कर लिया। एक ब्रेक के बाद जब आते हैं तो अली ज़फ़र साहब के सामने भी ये सवाल रखते हैं जो कि नफीसा शाह साहबा ने उठाया था। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
अली जफर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात, जारी बात है, आज ऑपोजिशन की एक स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि आप ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेसिकली डायलेक्ट्री टैक्टिक भी हो सकता है, डिलेइंग टैक्टिक भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आप जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत का ये कह देना कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर वजाहत दे या तशरीह करके बताए कि जी क्या ज़मीर फरोशी अलाउड है, क्या पैसों के एवज़ अपना ईमान बेच देना ये अलाउड है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर कोई ज़मीर की आवाज़ बुलंद कर रहा है और हुकूमत से ख़ुद को डिस्टेंस कर रहा है तो इसका मकसद ये है कि वो फिर यकीनी तौर पर ज़मीर फरोशी कर रहा है, और ये उस स्पिरिट के भी खिलाफ है जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। अगर ऐसा होता तो नो कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट ही ना करती और आर्टिकल 95 सिरे से मौजूद ही ना होता। देखें, 63A जो इस वजह से आया था वो वजह ये थी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग, जो दुनिया भर में जिसको कंडेम किया जाता है जी, कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकें, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग अमूमन ज़मीर की आवाज़ नहीं होती, वो अमूमन हमारी कल्चर में भी और बहुत सारे मुल्कों के कल्चर में वो किसी वजह से, किसी कोई पैसों की वजह से, कोई बेनिफिट्स की वजह से ही किया जाता है, और उसका नुकसान पार्लियामेंट को भी और इवेंचुअली कौम को भी होता है। तो इसको रोकने के लिए 63A आया। ठीक है। अब 63A में दो चीजें तो मेरी नजर में बड़ी वाज़ेह हैं, जिसपे कोई जरूरत नहीं है आपको कि कोई क्वेश्चन नहीं है, वो लिखा हुआ है। एक चीज तो ये है कि अगर आपको रोका जाए वोट करने के लिए, या आपको कहा जाए कि वोट आपने इस तरह देना है, तो आप उसकी खिलाफ वर्जी अगर करते हैं तो आपको वोट डालने से या खिलाफ वर्जी करने से रोका नहीं जा सकता। ठीक, ये तो वाज़ेह है। सो अगर आपको कहा जाए कि वोट नहीं डालना, आपको कोई फोर्सफुली, यानी आपको कोई जबरन नहीं रोक सकता कि आप वोट ना डालें। ठीक हो गया, ये तो वाज़ेह है मेरी नजर, उसमें कोई तशरीह की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी जो वाज़ेह चीज है 63A में, वो ये है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई, अगर कोई हो जाता है, कर देता है खिलाफ वर्जी, वोट डाल देता है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर भी दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वो जाएगा, पहले डिक्लेरेशन होगी, फिर वो स्पीकर जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन। बट बाय दैट टाइम सर, कथा कलामी, बट बाय दैट टाइम वोट काउंट हो चुका होगा टुवर्ड्स द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो क्लियर है ना? बहुत खूबसूरत आपने सवाल पूछा। अब जहां 2 या 3 राय हो सकती हैं, एक तो ये राय जो आपने बताई, अब दूसरी राय दूसरी तरफ हो सकती है, वो ये है कि वोट डालने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। अब जब वोट काउंट होगा, एक राय है, एक माहिराना राय है कि वोट को काउंट नहीं होना चाहिए, एक राय है कि नहीं, क्योंकि आईन ने नहीं कहा इसलिए ये वोट काउंट होगा, जो आपने राय भी बताई अभी और कुछ और लोग भी बता रहे हैं। तो अब ये जो अभाम था, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके थे। एक ये कि स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया जाए, और दूसरा साफ शफाफ तरीका ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट से जाके ये पूछ लें। तो अगर ये बात आपकी दुरुस्त होगी तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि जनाब ये इसमें कोई अभाम नहीं, ये तो काउंट होगा वोट, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर सारी पार्टीज उसको मान लेंगी। लेकिन अगर स्पीकर ने एक डिसीजन देता तो शायद वो एक पार्टी मानती और दूसरी ना मानती। ठीक है। अब दूसरा अभाम जो इसमें था, जिसकी वजह से गए, वो भी एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि एक तो जाहिर है कि 63A अगर लागू होता है तो फिर D सीट हो सक जाता है जो पार्लियामेंटेरियन खिलाफ वर्जी करेगा, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन क्या वो अगला इलेक्शन लड़ सकेगा, या ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ताहयात अटैच हो जाती है? ठीक है। उसके लिए आइन में नहीं लिखा हुआ, ये बात वाज़ेह है कि आइन में नहीं लिखा हुआ। जो ऑब्जेक्ट था, जो पर्पस था इस 63A का, वो यही था। और उस पर्पस को अचीव करने के लिए, उस मकसद तक पहुंचने के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि आप आइन की 62 को भी देखें, आइन के आर्टिकल 63 को भी देखें, और एक तशरीह करें जिसको हम अपनी जुबान में, लीगल जुबान में कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे जरा ये भी सर फरमा दीजिएगा साथ ही कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फरमाया है, मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने, कि ये पार्लिमानी कार्रवाई अफेक्ट नहीं होगी इस वजह से कि एक रेफरेंस ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में,
तो अगर 25 को इजलास बुलाया जाता है तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि आइन में मौजूद है कि 7 डेज के अंदर वोटिंग होनी है और दिस रेफरेंस कैन टेक अ बिट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली तमाम पार्टीज का मौक़िफ़ है, वकला बहस करेंगे, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो ये तो मामला फिर इल्तवा में नहीं जा सकता, एक सर्टेन टाइम के अंदर वोटिंग तो हो जानी है। फिर ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वाजे कर दिया था कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो रेफरेंस है, उसकी वजह से जो कार्रवाई है पार्लियामेंट में वो नहीं रोकी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सामने ये बड़ा वाजे किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी, मुझे जो अंदाजा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ये भी ख्वाहिश थी कि ये मामला जो 28 या 29 से पहले इसको खत्म किया जाए, इसका फैसला किया जाए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 24 की डेट फिक्स की और फिर ये कहा कि आप सब लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी कंसाइज स्टेटमेंट्स दें और हम उस पर सवाल पूछेंगे और छोटी छोटी बहस सुनेंगे। ठीक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब आप वकला इतने सारे होंगे और वो अपनी अपनी बहस करेंगे और इतना अहम इशू है, तो हो सकता है कि ये उस वक्त तक ना ठीक हो गया, ये मामला खत्म हो। लेकिन इसका रिजल्ट जो है, कॉन्सिक्वेंस जो है, जो भी फैसला होता है उसका इस इलेक्शन पे, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे हो सकता है बाद में भी जाके। क्योंकि अज्यूम करें आप एक सेकंड के लिए, मेरी बात अगर आप अजम्पशन है, अज्यूम करें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जनाब ये वोट जो है काउंट नहीं होगा, तो फिर उसका असर उस प्रोसीडिंग्स पे होगा जो 28 या 29 को हो चुकी हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये डिस्क्वालिफाइड है, ताहयात डिस्क्वालिफाइड है, ठीक तो फिर उनका असर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी होगा। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया आपका जनाब अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब का, नफीसा शाह साहिबा का। इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट के अंदर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट तैयार है। मुल्क के सियासी हालात है, कानूनी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन सियासत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और क्या इत्तेहादी अपना जहन बना चुके हैं या वो अभी भी पर तोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं? और ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है वो इतना खुश नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी मुलाकातों के बाद, और बहुत से लोगों का रुख वापस हुकूमत की तरफ हो रहा है। ये महज अफवाह है या इसमें जान है? मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़िये की बहुत अहमियत है। आज जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से मामलात अपोजिशन के चल रहे हैं, अपोजिशन ये समझती है कि उनका पलड़ा भारी है और कुछ ऐसा नहीं है जो कि हुकूमत के हक में जा रहा है, जबकि हुकूमत ये समझती है आज के दिन तक कि अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाकाम होगी और अपोजिशन को मुँह की खानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि क्या हमारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो भी यही समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम खान साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मौत के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद इकबाल साहब, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब आपका भी। साफ़ी साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के दिन तक क्या अपोजिशन उतनी ही मुतमईन नज़र आ रही है? क्योंकि बहुत से एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि कुछ इत्तेहादी अभी भी इस सोच में मुब्तला हैं कि वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे, और कुछ ऐसे मुनहरिफ अरकान हैं जो कि अपोजिशन के पास जाकर शायद अब वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं हुकूमत की तरफ। तो इस खबर के अंदर या इस अफवाह के अंदर कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल है। मुझे अभी भी अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आता है, और उसका एक सबूत ये है कि अगर हुकूमत को ये यकीन होता कि वो मेंबरान को वापस अपने साथ ला सकते हैं या इत्तेहादियों का वोट उनको पड़ सकता है, तो फिर मसलन स्पीकर तो आप जानते हैं कि वो तो बिल्कुल यानी पीटीआई के वर्कर की तरह और इमरान खान के मुलाजिम की तौर पर जो है वो एक्ट करते हैं, तो फिर वो फौरी इजलास बुला लेते हैं। लेकिन उन्होंने आईन के वाज़े शक की वायलेशन की, ठीक है, और 14 दिनों के बावजूद, पूरे होने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया। तो जो इस बात का सबूत है कि अपोजिशन का तादाद के हवाले से दावा दुरुस्त और हुकूमत का गलत है। ठीक है,
ठीक है साफी साहब, ये जो डिले है यानी कि पहले 21 को आना था, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अपोजिशन को क्या तकलीफ है कि जी अगर 25 को हो जाए, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या महज ये कि जी OIC का वो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं ये वजह है, कौमी असेंबली में, या कोई और सूटेबल जगह नहीं है क्योंकि रेनोवेशंस हो रही थी इवन सेनेट के अंदर या नेशनल असेंबली के हॉल के अंदर, या कोई और ही वजह है जो मुझे और आपको नहीं पता या आपको पता है और लोगों को नहीं पता? नहीं, उसी आर्टिकल में जो क्लास 3 है, गालिबन आप बेहतर समझते हैं आइन को, उसी में भी ये है कि किसी भी जगह पे स्पीकर चाहें। एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये तो 14 दिन हो गए ना, तो अगर हुकूमत इस मामले में मुतमईन होती तो वो आज से 10 दिन पहले भी इजलास बुला सकती थी और आज से पहले ये वोटिंग का सिलसिला ख़त्म कर सकती थी, और आज प्राइम मिनिस्टर बेहतर पोजीशन में होते ताज़ा एतमाद मिल जाने की सूरत में। तो ये OIC वगैरह को तो वो एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मसलन आज ये हो सकता है कि 21 तारीख को वो इजलास बुला लेते, आईनी तकाजा भी पूरा हो जाता, और फिर आफ्टर OIC 2 दिनों की तो वो एक्टिविटी है, उसके लिए वो डेट रख लेती। अभी भी उन्होंने 25 का रखा है, फिर एक दिन वो कह रहे हैं कि जी फातिहा खानी होगी, और फिर स्पीकर अपनी इंटरप्रिटेशन अब आईन और उसकी कर रहे हैं कि मेरा इख्तियार है। तो जो मैदान से भाग रहा हो तो वही खिलाड़ी कमजोर होता है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर अपोजिशन वोटिंग से भागती तो हम समझ रहे होते कि उसकी का दावा गलत है, अगर हुकूमत वोटिंग से भाग रही है तो उससे वाजे होते हैं कि हुकूमत के पास मतलूबा तादाद नहीं है। ठीक है शहजाद साहब, उम्मीद सी पैदा हुई है हुकूमत के लिए क्योंकि 16-17 अरकान कहा जा रहा है तरीन ग्रुप से। वो उस्मान बुज़दार साहब ने भी आपको पता ही होगा कि एक रेस लगाई है कि बहुत से लोग उनसे मिल रहे हैं, अरकान सूबाई असेंबली में उनसे मिल रहे हैं, और बड़ी वाज़ेह अहकामात उनकी तरफ से कि फौरी तौर पर मसाइल हल किए जाएँ, यानी कि वो स्पीडी जस्टिस फराम किया जाए, किसी के जो मसाइल हैं हल्के के वो हल किए जाए ताकि लोगों को, मेम्बरान को खुश किया जा सके। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि इत्तेहादियों में से भी इम्प्रेशंस दिए गए हैं कि जी हम झुकाव अपोजिशन की जानिब है, लेकिन कोई वाज़ेह फैसला आज तक नहीं है, अभी तक नहीं है। इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले तो जो आपका पहला सवाल था कि क्या ऑपोजिशन अभी भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, बज़ाहिर तो बिल्कुल नजर आ रही है। जैसे साफी साहब ने भी कहा, ऑपोजिशन तो इस वक्त पुश कर रही है कि आप जल्द से जल्द इजलास बुलाएं। नंबर्स भी उन्होंने दिखा दिए जो सिंध हाउस में MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले चैलेंज कर रही थी ऑपोजिशन को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए, जब आ गया तो फिर स्पीकर को बार बार कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कि आप कल असेंबली का इजलास बुलाएं, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया गया। 25 तारीख को होगा, यानी कि 14 दिन के बाद भी, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत की तैयारी अभी मुकम्मल नहीं है। तो बजाय तो आपको ऑपोजिशन इस वक्त ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जो 2-3 रोज पहले इस्लामाबाद में अहम मीटिंग हुई है उसके बाद भी हुकूमत ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हुकूमत को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल सकती है जिसके बाद ये सारा कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे होगा इतना आगे जाकर ये समझ नहीं आता है। लेकिन जो दूसरी इंडिकेशन है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इत्तेहादियों की तरफ से है और जहांगीर खान तरीन ग्रुप से है। तरीन ग्रुप तो आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से नाराज बैठा हुआ है। जब से ये शुगर स्कैंडल सामने आया था उस वक्त से उनकी नाराजगी है, जिस तरीके से केसेस बनाए गए थे तरीन साहब पर। लेकिन अभी तक तरीन साहब ने अपने पत्ते सीने से लगाए हुए हैं, कुछ उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि अब जो कुछ रहनुमा है उनके रिकंसिलिएटरी बातें भी कर रहे हैं, और इसी तरह इत्तेहादी भी खामोश बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि इत्तेहादी तरीन ग्रुप ये भी किसी ना किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो राइट टर्न ले लें और पता चला कि लेफ्ट टर्न लेना था। तो हुकूमत ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बट एज ऑफ नाउ ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत नजर आती है। ये इशारे की बात शहजाद साहब आपने 2 दफा की, आप बहुत भी माशाल्लाह बाखबर हैं। इशारे के इम्कानात अभी भी हैं या बिल्कुल रूल आउट हो गए हैं? क्योंकि ऑपोजिशन तो बड़ी कंप्लेसेंट नजर आती है कि सब कुछ A1 न्यूट्रल हो गया, बड़ा कमाल हो गया। तो ये इसका कोई अभी भी खदशा है या नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट सर्कल्स में तो उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं तो जो 2-4 इंपॉर्टेंट लोग हैं जब उनसे बात करता हूं वो कहते हैं देखें बस अगले 24 घंटे में हमें भी पता चलेगा, आपको भी फिर हम बता देंगे कि क्या होगा। तो वहां से ये उम्मीद उन्होंने खत्म तो नहीं की है। अब जाहिर सी बात है उनसे भी मुलाकातें होती रहती हैं पावर सर्कल्स की, तो कहीं ना कहीं से शायद उनको ये उम्मीद दिलाई जाती हो या उनको ऐसा लगता हो बातों से कि शायद अभी भी कोई ना कोई ऐसी उम्मीद है जो कि पहले थी। खुल के बात कर सकते हैं इस पे तो, क्योंकि ऑपोजिशन तो कहती रही है कोई भी अहम बिल हो, चेयरमैन के खिलाफ, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद का वोट हो,
चेयरमैन इलेक्ट करने का मामला और सेनेट चेयरमैन इलेक्ट करने का, वहां ये गैबी मदद आई तो है ना? बिल्कुल आई। तो इसीलिए, और हुकूमत उस तरफ देख रही है, हुकूमत की उम्मीद नहीं खत्म हुई अभी तक। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो हाथ पैर बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया कि यार अब तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। जो मीटिंग्स होती हैं उसके बाद वो ये जरूर करें कि कहीं ना कहीं से कुछ हो सकता है। उम्मीद खत्म नहीं हुई साफी साहब। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप का पत्ता अभी भी इमरान खान साहब के हाथ में है, जी तुर्क का पत्ता है, बड़ा कमाल हो जाएगा और बिल्कुल ऑपोजिशन सरप्राइज हो जाएगी इमरान खान साहब के उस सियासी कदम से, तो ऐसा क्या या ऐसा कौन सा तुर्क का पत्ता है, ट्रंप कार्ड है जो इमरान खान साहब सीने से लगाए बैठे हैं और उसका अभी तक किसी को मालूम नहीं है? कोई असेसमेंट है आपकी सियासी तौर पर? नहीं, मेरे ख्याल में ये उनका एक हरबा है। वो चूँकि मैकियावेली को पढ़ते हैं और उनकी किताब प्रिंस से बहुत असर लेते हैं, तो उसमें जो हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं। और इस हवाले से अब इमरान खान साहब और जो दो बंदे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, तो वो अपने लोगों का मोराल बूस्ट रखने के लिए ये उनको झूठा तासुर दे रहे हैं कि हमारी तो अभी भी बात चल रही है और न्यूट्रल माजी की तरह जानिबदार हो सकते हैं। जो मेरी मालूमात हैं तो इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। मसलन पहले वो धमकी देने की, ब्लैकमेल करने की, खालिद बिन वलीद की मिसालें देने की, उससे भी वो न्यूट्रल जानिबदार होने या अपना गैर आईनी रोल माजी की तरह, जिस तरह पिछले 3-3.5 सालों में उस इदारे ने गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को सेनेट में भी रिस्क्यू किया, इलेक्शन में भी रिस्क्यू किया, आरटीएस के मामले में भी रिस्क्यू किया, अदालतों को भी उनके लिए मैनेज किया, मीडिया को भी उनके लिए मैनेज किया। अब इमरान खान साहब का क्या है, तकाजा उसका यही है कि जी वो उन इदारों से ये कह रहे हैं कि आप अपना ये गैर आईनी रोल अदा करें और न्यूट्रल होने की बजाय आप मेरे साथ मैच फिक्सिंग कर लें जिस तरह की माजी में था। और उनका इसरार ये है कि नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे और अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद रहेंगे। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने वो हरबा भी इस्तेमाल किया, लालच का भी इस्तेमाल किया, मिन्नत तरले का भी इस्तेमाल किया। और ये जो कहते हैं कि 4 की मुलाकात में ये हुई है, उसकी मुलाकात में ये हुई है, तो मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें कोई भी उनको ऐसा इशारा नहीं मिला था। परवेज़ खटक भी आखिरी पैगाम माजरत का लाए थे और आप खुद इमरान खान साहब के लहजे से देख नहीं रहे, उनसे महसूस नहीं हो रहा है। अगर कोई उम्मीद होती तो फिर वो ये लहजा इस्तेमाल करते जो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो है ये उन न्यूट्रल इदारों के सरबराहों में अगर एक इजाफा कर सकूं, बिल्कुल हाफिज साहब की बात में अगर एक इजाफा कर सकूं, ये कल लहजा तो हमने सबने देखा, और क्योंकि आप खुद वकील हैं मुनीब, आप देखते रहे कि पिछले 2-3 साल में जब भी कोई कानूनी चैलेंज आया है हुकूमत को, तो कौन सा शख्स था जो सामने आया है और उसने हुकूमत के लिए कोई वे आउट तलाश करने की कोशिश की है? लॉ मिनिस्टर है डॉक्टर फारूक नसीम साहब। पिछले 2-3 हफ्ते से आप देख लें हुकूमत की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें वो लॉ मिनिस्टर साहब नजर आपको नहीं आएंगे। बाबर अवान साहब है जी, अटॉर्नी जनरल साहब भी है, वो ड्राफ्ट रेफरेंस जो थी, लेकिन लॉ मिनिस्टर नहीं है जो कि आइन की बारीकियों में से गुंजाइश निकालने की कोशिश करते रहे हैं। अब वो कहां गायब है? और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी कहती है कि वो हमारे सेनेटर नहीं है, हमारे वजीर नहीं है। किसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं वो आपको बखूबी वाकिफ है। सही है। तो वो 3 हफ्ते से, जब इस वक्त कानूनी तौर पे जरूरत है, आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला है, वो इस वक्त गेम से बिल्कुल बाहर है। तो या तो वो वाकई समझते हैं कि जो हुकूमत की आईनी तशरीह है, हुकूमत जो तशरीह चाहती है वो गलत है, या तो कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो इस वक्त बिल्कुल अपने आप को दूर रखे में। अच्छा, अभी टुवर्ड्स द एंड में पहले आपसे शहजाद साहब और फिर साफी साहब भी, कि आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि गेम इज ओवर, मामला खत्म हो गया, गवर्नमेंट इज डन, इमरान खान साहब गवर्नमेंट इज डन, और ये अब ये गए वो गए। यू ऑल्सो फील कि इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट, या नहीं ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा ये कहना और किसी वक्त भी पासा पलट सकता है? मुनीब मुझसे पहले शहजाद साहब आप बताइए। देखिए, जैसे हमने बात की, इस वक्त नंबर जो है वो हुकूमत के साथ नजर नहीं आते और इसीलिए वो अब कभी पार्लिमानी तरीकों पे बात करते हैं, कभी सड़कों की बात करते हैं, कभी अदालत से तशरीह मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे प्रोग्राम में आके शिबली फराज साहब कह रहे थे 16 MNA हमारे साथ भी राब्ते में है नून लीग के, अगर होते तो ये जो कानूनी तशरीह की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
वो नहीं कर रही होती, क्योंकि उनको भी उन एमएनएस की सपोर्ट की जरूरत होती जो कि फ्लोर क्रॉस करके तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। तो पीटीआई के पास तो कोई एमएनए नहीं है, ये तो वाजे बात है। और जो एमएनएस वाजे कर चुके हैं अपनी पोजीशन के वो हुकूमत से नाराज है, नाला है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको रोकने की अब एक ही कोशिश है कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी तशरीह दे दे जिसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन मुस्तकिल हो, परमानेंट हो, ताहयात नाअहली हो। ऐसे ही कोई अगर वहां से तशरीह आ जाती है तो फिर शायद लोग खौफ के मारे फ्लोर क्रॉस ना करें और हुकूमत को उम्मीद होगी कि शायद कुछ अरसे और वो अपनी हुकूमत को कैरी ऑन कर ये मामला, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पे इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफी साहब क्या ये भी एक हरबा है डिले करने का? क्योंकि ये भी एक तासुर क्रिएट हो रहा है कि ये किसी तरह से मामला अल्तबा में चला जाए और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है जितना लंबा खींचेंगे उतना ये आप इस क्राइसिस से निकल पाएंगे। तो आपके नज़दीक, क्योंकि आप बहुत बाखबर हैं बहुत से हवालों से, तो आपको लगता है ये मुमकिन है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर तादाद और उसकी बुनियाद पे फैसले होने हो तो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब का बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर जो उनके डिफेक्शन करने वाले मेंबरान हैं उसके लिए अगर वो कोई रास्ता निकाल भी ले या कोर्ट उनके हक में डिसीजन दे दे, जिसका बज़ाहिर इम्कान कम नज़र आता है, तो भी इत्तेहादियों की सूरत में अपोजिशन की तादाद पूरी हो सकती है। और ये मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मामलात फ़ाइनल हो चुके हैं और इनके साथ भी फ़ाइनल हो चुके हैं, एमक्यूएम के साथ भी, और वो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक़ है, आप यकीन जानिए मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि इतने मेंबरान आ रहे हैं जिसमें वज़रा तक शामिल है मुस्लिम लीग नून, और उनके पास कि कई लोगों को उन्हें माजरत करनी पड़ी क्योंकि हर एक को तो वो सीट नहीं दे सकते। तो अगर तादाद का मामला हो तो वो तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक न्यूट्रल क़ुव्वतों का ताल्लुक़ है या वो क़ुव्वतें कि जो माजी में अपने सर बदनामी लेके इमरान खान साहब के लिए मैनेजमेंट करती रही, तो वहाँ पे भी यहाँ तक मामला पहुँचा है कि अब कुछ भी हो जाए वो दोबारा माजी की तरह इमरान खान के लिए अपने आईनी दायरे से निकलने के लिए या जानिबदार बनने के लिए या इमरान खान से मैच फिक्सिंग के लिए तैयार नहीं है। शहजाद इकबाल साहब आपका और जनाब सलीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, और ये आखिरी सेगमेंट इसमें तज्जिया जो आज के सियासी हालात है उस पर आपने सुना, मुल्क के मुमताज़ तज्जिया निगारों का प्रोग्राम आपने देखा। फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।